बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत में चलने वाले महिला आंदोलन यानी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट की। देखिए, आधी आबादी के प्रति जो दुनिया का रुख रहा है, जो जिस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया गया, दबाया गया, उसका शोषण किया गया, उसके विरुद्ध उस आबादी ने जब आवाज़ उठाई और एक निश्चित विचारधारा के तहत उठाई, तो उसे हम फेमिनिस्ट मूवमेंट यानी कि महिला आंदोलन के नाम से जानते हैं। आधुनिक रूप से देखा जाए तो इस फेमिनिस्ट मूवमेंट महिला आंदोलन की शुरुआत पश्चिम से मानी जाती है। 1960 के दशक में जब वहाँ की महिलाओं ने अपने विशेष रूप से राजनीतिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और आर्थिक अधिकारों के प्रति जब वे सचेत हुई, तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार उनके श्रम को समाज ने उपेक्षापूर्ण नज़रिया दिया है, तो वे इसके खिलाफ खड़ी हो गई और इस संगठित वैचारिक आंदोलन को फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। जहाँ तक भारत में चलने वाले फेमिनिस्ट या महिला मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो यह पश्चिम से निश्चित रूप से बिल्कुल अलग था। इसका स्वरूप, इसका नेचर, इसका स्कोप, इसका दायरा, इसका क्षेत्र बिल्कुल अलग था, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक अधिकारों के लिए शायद ही कभी कोई बड़ी लड़ाई लड़ी गई। संविधान ने शुरू से ही भारतीय महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए। हमारी लड़ाई जो थी वह सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए अधिक लड़ी गई। तो यह मूवमेंट, महिला आंदोलन जो भारत में चला, यह पश्चिम में चल रहे आंदोलन से प्रभावित ज़रूर था, लेकिन अपनी रूपरेखा और उद्देश्यों में बिल्कुल अकेला, बिल्कुल यूनिक था। इसकी वजह थी कि दो दुनियाओं के बीच जो सामाजिक और सांस्कृतिक साम्यता का बिल्कुल अभाव था। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पश्चिम की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग थीं। तो निश्चित रूप से मुद्दे अलग थे, परिप्रेक्ष्य अलग था, लेकिन एम एक ही था, उद्देश्य एक ही था कि किस तरह से महिलाओं को ऊपर उठाया जाए, किस तरह से उनको मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। तो महिला आंदोलन का उदय विश्व में महिलाओं की असहाय और उपेक्षापूर्ण स्थिति से उत्पन्न हुआ। जब आधी आबादी ने अपने प्रति तिरस्कार, अलगाव और अन्याय देखा, तो वह विषमता के विरुद्ध खड़ी हो गई और एक सामान्य मानव नागरिक की भांति अपने अधिकारों की मांग करने लगी। जहां पश्चिम में महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा, वहीं भारत में महिलाओं को यद्यपि संवैधानिक अधिकार सहजता से मिल गए, फिर भी आज तक वह सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए संघर्षरत है। भारत में चले इस महिला आंदोलन फेमिनिस्ट मूवमेंट के हम 3 चरण गिन सकते हैं विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार। तो पहला चरण वो 1850 से 1915 तक है, जिसे हम फेमिनिस्ट मूवमेंट की फर्स्ट वेव के नाम से जानते हैं। इस काल में फेमिनिस्ट मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन और समाज सुधार के रूप में आगे आया। एक तरफ भारत में ऐसे कई समाज सुधारक हुए, अधिकतर पुरुष समाज सुधारक हुए, जिन्होंने महिलाओं की इस विकट स्थिति को देखा और उसमें बदलाव लाने की कोशिश की। हर महिलावादी आंदोलन की भांति यह आंदोलन पुरुषों द्वारा आरंभ किया गया, जिसे बाद में महिलाओं ने ओवरटेक कर लिया और इसकी परिणति सती निषेध, विधवा विवाह निषेध, अशिक्षा जैसी विसंगतियों को दूर करने में हुई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले कुछ ऐसे सुधारकों के नाम हैं जिन्होंने शिक्षा और समाज के क्षेत्र में महिलाओं की समान या गौरवपूर्ण सम्मानजनक स्थिति के लिए लड़ाई लड़ी। महिलाओं में हम नाम गिन सकते हैं पंडिता रमाबाई का, आनंदी गोपाल जोशी, सिस्टर निवेदिता और एनी बेसेंट का। आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी और उस काल में थी जब बच्चियों को शिक्षा तक नहीं मिलती थी, और इन्होंने इंग्लैंड जाकर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी। 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की सरला देवी ने, और इसी काल में एक महत्वपूर्ण कृति है अमार जिनून। यह बंगाली महिला रस सुंदरी की आत्मकथा है जो उन्होंने 1876 में लिखी, और विशेष बात है कि रस सुंदरी अशिक्षित थीं। इसमें उन्होंने अपने प्रति समाज का रवैया, उपेक्षापूर्ण रवैया, अपनी दयनीय स्थिति
के साथ साथ एक जनरल कंडीशन, एक सामान्य स्थिति जो महिलाओं की उस समय समाज में थी, उसका चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर की बहन, जिन्हें हम बहुत कम लोग जानते हैं, सुवर्ण कुमारी, उन्होंने लेडीज़ थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत की। इन समाज सुधारकों के प्रभाव में आकर अंग्रेज़ों ने कई कानून पारित किए, जिन्होंने एक मोटे तौर पर महिलाओं की कानूनी स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन किया। हालांकि वास्तविक रूप में वो समाज में किस तरह से लागू हो पाए या नहीं लागू हो पाए, या कहाँ तक वे बहुत प्रभावशाली थे, इसका अध्ययन करना बाकी है। लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर अंग्रेज़ों ने इस दबाव में आकर कानून पारित किए कि जो मुख्य अभिशप्त प्रथाएं हैं समाज की, जैसे सती प्रथा है, अशिक्षा है, बालिकावध है, कन्यावध है, या कम उम्र में बच्चों की शादी कर देना है, इन पर प्रहार किया जा सके और कानूनी तौर पर इनको ख़त्म किया जा सके। द्वितीय चरण शुरू होता है 1915 से 1947 तक। इसे हम कहते हैं सेकेंड वेव। इस काल में दो क्षेत्रों में काम हुआ। एक तो महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के लिए काम हुआ और दूसरी तरफ कानूनों में सुधार हुआ। 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट ने वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन WIA की स्थापना की। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गांधी के जितने भी आंदोलन चले, चाहे वह सामाजिक आंदोलन हो, आर्थिक आंदोलन हो, या मोटे मोटे तौर पर राजनीतिक आंदोलन हो, उन सब में महिलाओं के उत्थान के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे। दलितों और महिलाओं के प्रति जो उनकी संवेदनशील परिकल्पना थी, उसका नतीजा था कि उन्होंने इन आंदोलनों में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दिया, बराबरी का दर्जा दिया, उन्हें घर से बाहर निकाला, पर्दे से बाहर निकाला, और पुरुषों के साथ एक समान स्तर पर सभी प्रकार के आंदोलनों में खड़ा करा। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, ये कुछ संस्थाएं हैं जो इस काल में बनी और संगठनात्मक स्तर पे महिलाओं को संगठित करने की चेष्टा इन संस्थाओं ने समग्र रूप से की। 1916 में भोपाल की बेगम ने ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज की महिलाओं की शिक्षा के बारे में एक परिकल्पना रखी और उनके इस क्षेत्र में सुधार की गुंजाइशों पर काम करा, क्योंकि इस तबके की महिलाएं उस काल तक भी बहुत उपेक्षापूर्ण जीवन जी रही थीं। शिक्षा का अभाव था, पर्दा प्रथा थी, या जो भी अन्य प्रकार की समस्याएं थीं उस समाज में, तो उनके निराकरण के लिए इस संस्था ने काम किया। इस काल में मध्यम वर्गीय शहरी महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई। चूँकि वो अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त थी, अपने अधिकारों के लिए अधिक सजग थी, वे संगठित रूप से लड़ना जानती थी, इसलिए उन्होंने जो है इस काल में अपनी आवाज़ उठाई। और इसी वजह से निम्न तबके की महिलाओं तक यह आवाज़ नहीं पहुंच पाई, क्योंकि शिक्षा और संचार, ये दो माध्यम उनके पास नहीं थे। 1917 में मार्गरेट कज़न्स, डोरथी जिनारदासा और एनी बेसेंट ने वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी। 1925 में लेडी टाटा और लेडी एबरदीन ने नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की स्थापना की। 1927 में मार्गरेट कज़न्स ने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो इस काल में महिलाओं में राजनीतिक चेतना जो है वो बहुत बढ़ी। और फिर से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये मैं आपको इंगित करना चाहती हूँ कि गांधी ने जो अनुकरणीय काम किया, जो एक आप कह सकते हैं बिल्कुल ही एक नॉवल एफर्ट था उनका कि महिलाओं को सभी आंदोलन के साथ जोड़ा जाए, उसने महिलाओं को जागृत करने का बहुत बड़ा काम किया। महिलाएं गांधी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम और समानता यानी इक्वालिटी के नारे से खासी प्रभावित थीं और कई नारीवादी संस्थाएं
और संगठन बने जैसे देश सेविका संघ, नारी सत्याग्रह समिति, महिला राष्ट्रीय संघ, स्त्री स्वराज्य संघ, स्वयं सेविका संघ जैसी संस्थाएं बनी जिन्होंने महिलाओं को संगठित करने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम तीसरे चरण के बारे में बात करेंगे।